देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम शहीद स्मारक पे, और मेरे साथ में जो ये आप लोग देख रहे हैं ये हैं पैरामेडिकल स्टाफ। ये राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं कि कैडर भर्ती जारी की जाए और उसके अनुरूप हमको भर्ती दी जाए। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इनका विषय, किस तरीके की भर्ती की ये मांग कर रहे हैं और कहाँ अड़चन आ रही है। तो शुरुआत कहाँ से करें, आपसे ही कर लें? जी, मेरा नाम शुभम सिंह चौहान है। मैं ब्लड बैंक टेक्नीशियन हूँ। 2015 से आरपीएमसी द्वारा मतलब ब्लड बैंक और कैथ लैब, इडको, ओटी सबके मतलब डिप्लोमे कराए जा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है, कोई सेवा नियम नहीं है। यहाँ की जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है वो स्टाफ 4-4, 5-5 हज़ार में प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट ब्लड बैंकों में काम कर रहा है। इनका कोई पद नहीं है, कोई नहीं है, बस आपस में घिस रहे हैं ये लोग, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो सरकारी हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं ये किसी को भी ठेके बेस पे 10वीं 12वीं बीए एमए इनको ले लेते हैं, जिनको ब्लड बैंक में आज ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जिनको ब्लड के नाम पे कुछ भी पता नहीं है, बस उनको बताया गया आपको ये करना है, बस वो करे जा रहे हैं। अब आप क्या मांग रहे हो सरकार से? आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाए जाए और जो रजिस्टर्ड स्टाफ है जिनको प्रॉपर काम आता है उन्हें नियुक्ति दी जाए, जिससे अच्छी चिकित्सा सेवा अच्छी हो सके और लोगों को मतलब अच्छी सुविधा मिल सके। अब आप मेरे को ये बताओ साहब कि ऐसी कोई आवश्यकता है क्या सरकार को? है सर, है। इसमें क्या है, अभी जो न्यूज़ में आ रहा था डायलिसिस टेक्नीशियन है, तो उसमें डायलिसिस की जो मशीनें हैं, अपने भजनलाल जी विधानसभा जो सांगानेर है वहाँ से भी डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी है, और उनकी जो गारंटी पीरियड था 3 साल का होता है, और वो 1 साल तो पेटी पैक जो बक्सों में पड़ी है वो धूल फाँक रही है सर, क्योंकि ये डायलिसिस टेक्नीशियन की सरकार भर्ती नहीं कर रही है। सेवा नियम फाइल है वो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, अधिकारी हैं वो दबा के बैठे हैं, और हम 5 साल से मांग कर रहे हैं लगातार हमारे सेवा नियम हमारे। अगर आपके लिए भर्ती निकाली जाती है तो कितने लोगों की राजस्थान में आज आवश्यकता है? भाई आपकी एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए नहीं, आवश्यकता कितने लोगों की है? 10,000 कम से कम सर। कम से कम 10,000 लोग। ये जो आपका स्टाफ है ये कहाँ कहाँ पोस्टेड हो सकता है? क्या अस्पतालों में ही लगेगा या सीएचसी पे भी लगेगा? कहाँ कहाँ लगेगा? हमारे सीएचसी पे भी मशीनें पड़ी है और मेडिकल कॉलेजों में पोस्टें खाली है। आज तक इनके सेवा नियम ही नहीं बने सर, और सरकार ने 2014 से ये डिप्लोमा सरकार खुद करा रही है। एसएमएस में हो रहा है, 6 मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है, जिसमें डायलिसिस टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन और इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। तो ये काम कैसे चल रहा है? अगर लोग ही नहीं है, भर्ती नहीं आ रही है, तो ये काम कैसे चल रहा है? क्योंकि आपका हो गया ब्लड बैंक का काम, आपका हो गया डायलिसिस का काम, आपका हो गया ओटी टेक्नीशियन का काम, और भी आपके अन्य तरीके के टेक्नीशियन वाला मामला हो गया, तो सरकार का फिर काम कैसे चल रहा है? अस्पतालों में हो क्या रहा है? एक्चुअली क्या है, वास्तविकता ये है, सरकार समझना नहीं चाहती है। सीएससी पीएससी लेवल की तो छोड़ो, आप मेडिकल कॉलेजों में ये हाल है कि जो अयोग्य लोग हैं जिन्होंने बीए एमए कर रखा है, जिनके पास मेडिकल हेल्थ का कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं। आए दिन घटनाएं अखबारों में छप रही हैं, गलत ब्लड चढ़ने से युवक की मौत, युवती की मौत, आए दिन ओटी में गलत टेक्नीशियन काम करने के कारण मौतें हो जाती हैं। और अभी अपन को अपडेट चल रहा है कि अखबार में नई नई आ रही है कि पेटी पैक मशीनें पड़ी हैं, डायलिसिस की पड़ी हैं, ईईजी की पड़ी हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि 10 ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, ट्रॉमा टेक्नीशियन एक पूरे राजस्थान में भर्ती नहीं है, आप किस तरीके से आप ट्रॉमा सेंटर बनाओगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2015 से आपके द्वारा ही राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आरपीएमसी का गठन किया गया और इन कोर्सों का संचालन किया होगा। आज 2024 हो गई, 9 साल हो गई, 9 सालों में 8 कोर्स ऐसे हैं जिनके ना तो सेवा नियम है, ना कहीं कोई प्रारूप है, कहीं भी ये मेडिकल हेल्थ में होते हुए बच्चे बेरोजगार हैं, इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। कम से कम 10,000 की संख्या में बच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल हेल्थ में होते हुए आपने इन बच्चों की ये हालत कर दी। इस तरीके से युवा भ्रमित होगा, गलत रास्तों पर जाएगा, और निश्चित रूप से आम जनता का जो पैसा है गाड़ा, उसको सरकार गलत तरीके से यूज कर रही है, मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ हो रहा है क्या? क्या आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोलना, अभी तो बोल रहे थे कुछ। छोड़ दो, वैसे ही बोल दो। नहीं बोलना। आपने कहा कि टेक्नीशियन के हिसाब से, भाई राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक तबका हो गया डॉक्टर, एक हो गया नर्सिंग स्टाफ, एक हो गया ये पैरामेडिकल आपका टेक्नीशियन का स्टाफ है ना।
तीनों की बराबर ज़रूरत है या आपकी कम आवश्यकता है? ना बराबर जरूरत है सर। हम टेक्नोलॉजिस्ट हो गए हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में जो एक्ट पास किया था एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उसमें ये टेक्नीशियन की हर जगह जरूरत है सर। हर जगह ज़रूरत है इसकी। तो इसके बिना क्या क्या नहीं होगा? इसके बिना सर ब्लड गलत चढ़वाया था, आपकी न्यूज़ में भी आया था। आपका काम क्या है ब्लड में? ब्लड बैंक टेक्नीशियन का काम है, वो क्रॉस मैच करता है और मतलब कि ब्लड की जांच करना, ब्लड को क्रॉस मैच करना, सही ब्लड देना, ब्लड में से प्लेटलेट निकालना, ये भी ब्लड टेक्नीशियन का काम है। सारा काम ब्लड बैंक में क्रॉस मैच करना, मेजर माइनर करना, उसके अलावा स्क्रीनिंग करना, डोनर का कलेक्शन करना, एलाइजा लगाना, कंप्लीट ब्लड बैंक टेक्नीशियन का काम है आज ब्लड बैंक टेक्नीशियन का काम। अब हम बात करें डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो उसका क्या काम? उनका काम डायलिसिस जो मशीन है उसको ऑपरेट करना होता है। डायलिसिस जिस मरीज की होनी है उसकी डायलिसिस करना होता है। पूरा प्रोसीजर जो है क्या इसको कोई आम आदमी नहीं कर सकता? देखिए आम आदमी नहीं कर सकता और करेगा तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर उनको ट्रेनिंग नहीं है। इन लोगों को मेडिकल हेल्थ का पढ़ाया गया है कि क्या नुकसान हो सकता है अगर मान लो कोई आम आदमी इसको हैंडल करता है? क्या नुकसान हो सकता है? सर आम आदमी अगर नुकसान करेगा तो निश्चित रूप से किसी भी जान की हानि हो सकती है। और अगर गलत तरीके से आप चढ़ा रहे हो, अगर होता है किडनी फेल हो जाती है तो शरीर में से बुरे पानी को बाहर निकालना है ना, ब्लड प्यूरिफाई करता है। अब अगर वो सही आदमी नहीं कर रहा है तो उसमें जान जा सकती है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से सर जान जा सकती है और जान जा भी रही है। अगर जा सकती है, बिल्कुल जान जाती है, जा सकती क्या है। जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, एक बात ये जान लेनी चाहिए सभी को, जो आम आदमी उसको भी ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, उसके अलावा पैरामेडिकल जो फील्ड आता है उसमें सिर्फ लोग दो ही कैडर को जान रहे हैं आज की डेट में, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन। उसके अलावा इसमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? इसमें और हम में जो बेसिक फ़र्क ये है कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो एक्सरे एम कैडर को जान रहे हैं आज की डेट में, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन। उसके अलावा इसमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? इसमें और हम में जो बेसिक फ़र्क ये है कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन उनमें वर्क करता है। वो जांच हो गई एक प्रकार की। लैब टेक्नीशियन जो होता है वो लैब में वर्क करता है, खून की जांच हो गई। खून की जांच। ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं वो ओटी में काम करते हैं। वो क्या करते हैं? ओटी का जो स्टरलाइजेशन होता है, ओटी के जो लीलन होते हैं, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं उनका स्टरलाइजेशन होता है, ऑटोक्लेविंग होती है, वो सारा काम ओटी टेक्नीशियन का। कितना ज़रूरी है ये काम? ओटी स्टेरलाइजेशन कितना ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए? देखिए, ओटी के अंदर स्टरलाइजेशन उतना ही ज़रूरी है। अगर आप ओटी के अंदर जाते हो तो उसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। आप ओटी में ऐसे ही नहीं एंटर हो सकते। आम आदमी समझ सके, जैसे ओटी का मतलब हुआ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब हुआ मेरे यहाँ पे कट लगा। अभी वो जिस चाकू से लगाया गया अगर वो साफ नहीं है तो क्या होगा? देखिए, अगर जिस चाकू से लगाया गया अगर वो चाकू साफ नहीं है तो डेफिनेटली ये है कि जो उस चाकू में इन्फेक्शन होगा वो उस आदमी के अंदर इन्फेक्शन जाएगा और वो इन्फेक्शन इतना डेंजरस होता है कि जानलेवा हो सकता है। इवन ओटी में इतना भी कहा जाता है कि जो सर्जरी चल रही होती है उसके ऊपर आप ऐसे हाथ नहीं ले जा सकते अगर आपके हाथ स्टराइल नहीं है तो। यानी कि आप ब्लड टेक्नीशियन की भी इम्पोर्टेंट रोल है। डायलिसिस में भी जान जा सकती है अगर गलत आदमी है तो, और ओटी में भी अगर खिलवाड़ हो जाता है तो किसी व्यक्ति की जान तक जा सकती है। ओटी में सर जान जितना महत्वपूर्ण डॉक्टरों का है, नर्सिंग स्टाफ का है, उतना ही पैरामेडिकल वालों का भी है। अगर पैरामेडिकल टेक्नीशियन बिना किसी जांच के, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ भी मेडिसिन वगैरह बिना किसी जांच के, तो वो कर नहीं सकते। अगर टेक्नीशियंस की भर्ती नहीं होगी तो वो बिना जांच के कैसे प्रिस्क्राइब कर देंगे मेडिसिन वगैरह? कैसे क्या डॉक्टर बीमारी को पहचान सकेगा? इस चीज़ का बताओ सर। वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार ने जो पैरामेडिकल क्षेत्र में कमियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए ही 2014 में एक्ट लेके आए थे। एक्ट आया, एक गवर्नमेंट एक एक्ट ले आई। उस एक्ट के अंदर क्या आया? उस एक्ट में, उस एक्ट के अंदर ऐसा आया था जिन जिन पैरामेडिक जो हॉस्पिटल में जो टेक्निक मशीनरी होती है उसको ऑपरेट करने वालों के लिए स्पेसिफिकली अलग से कोर्स करवाए जाएंगे। अच्छा, एक कोर्स लॉन्च किया गया। हाँ, उस कोर्स को राज्य सरकार ने मान्यता दी कि अगर कोई कोर्स करके आएगा तो हम उसको नौकरी देंगे, है ना? यही हुआ सर। तो इन कोर्सों में ओटी टेक्नीशियन हो गया, कैथ लैब टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो गया, ऐसे 14 प्रकार के कोर्स संचालित किए हैं जिनमें से केवल सरकार को नीड थी शुरुआत में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की, तो उन दोनों कोर्सों की भर्तियां निरंतर रूप से वो कर रही है। लेकिन अभी भी ये बाकी के जो 8-10 कोर्स बचे हुए हैं इनके नहीं तो कैडर सेवा नहीं बने, नहीं कोई आज दिन तक इनकी वैकेंसी निकाली है। अटकन कहाँ है? कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? ये
जो राजस्थान का चिकित्सा विभाग है वो अभी भी आज से वर्षों पुराना चल रहा है। तो वो आपको मानता ही नहीं है कि आपकी वो जरूरत मानता ही नहीं है। हम जाते हैं उनके पास गए हैं, मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 4 साल से मैं फील्ड में हूँ, मैं टीचिंग भी करवाता हूँ, सारी चीज़ें हैं। एम्स जैसे संस्थान अगर वैकेंसीज निकाल रहे हैं इनकी रेगुलर बेसिस पे, अभी एम्स कल्याणी में वैकेंसी आई है लेटेस्ट, अगर एम्स जैसे संस्थानों में वैकेंसी आ रही है तो राजस्थान में क्या दिक्कत है? हरियाणा में वैकेंसी आ रही है, यूपी में आ रही है, बिहार में अभी नोटिफिकेशन न्यू रिलीज हुआ है। सरकार क्या कह रही है? आपकी बात हुई है सरकार से? बिल्कुल, सरकार से हम जितनी भी बार मिलने गए, मल्टीपल टाइम गया हूँ, ज़्यादातर मैं ही जाता हूँ, मेरी टीम के साथ मैं ही जाता हूँ, मल्टीपल टाइम सिर्फ एक ही बात तो होती है उनके साथ में कि आपकी फाइल का काम चल रहा है। वो पिछले 4 साल से मैं एक ही बात सुन रहा हूँ कि फाइल का काम चल रहा है, और आज भी यही बोला जाता है कि फाइल का काम चल रहा है, करेंगे। आपको रखा जाता है तो कितना आर्थिक भार सरकार के ऊपर पड़ेगा? देखिए, जैसे अदर एमबीबीएस को भी रख रहे हैं, डॉक्टर्स को भी रख रहे हैं, अदर पैरामेडिकल स्टाफ को भी रख रहे हैं, तो जो चीज़ें ज़रूरत है उसमें आर्थिक भार क्या करेगा? जिनकी आवश्यकता है, आपको कपड़ों की आवश्यकता है, बेसिक नीड लाना पड़ेगा, उसमें आर्थिक भार क्या करेगा? तो इसकी रिक्वायरमेंट है तो लाना अभी पड़ेगा। काम कैसे चल रहा है? अभी काम देखो, अगर मैं ब्लड बैंक की बात करूं तो सारे लैब टेक्नीशियन पे डिपेंड हो रखे हैं वो, ठीक है। अगर मैं ओटी की बात करूं तो ओटी पूरा नर्सिंग स्टाफ वो पे depend लैब हो रखा है। टेक्नीशियन जानता है कि खून किस तरीके से, खून में जो जो चीज़ें होनी है, क्या जो कोर्स आपने किया है और जो लैब टेक्नीशियन मैंने किया है, क्या वो लैब टेक्नीशियन इतना कैपेबल है कि वो काम कर सके जो आपने किया है? देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो कैपेबल नहीं है। अगर पैरामेडिकल में है, अगर मेडिकल फील्ड में कोई है तो ये सारी चीज़ें वो जानता है, बेसिक होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। लेकिन बात ये है कि उनका जो काम है वो काम करेंगे। वो जो ब्लड बैंक वाले का काम है, जिसने 2 साल उसमें ट्रेनिंग ली है, 3 साल का भी अब कोर्स हो रहा है, एलाइड हेल्थ के बाद 4 साल का हो गया, 3 साल का डिग्री कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा आपको। अगर वो 4 साल उस चीज़ में दे रहा है तो वो उसका होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोई बच्चा करता है, बीएससी नर्सिंग में ओटी का 1.5 महीने का उनका कोर्स है, आप जाके देखिए, 1.5 महीने उनको ओटी में काम सिखाया जाता है। एक वो 1.5 महीने सीख रहा है, ओटी टेक्नीशियन 2 साल 2.5 साल उसमें डिप्लोमा में लगा रहा है, 4 साल डिग्री में लगा रहा है। आप मुझे बताइए कि नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा ओटी के बारे में जानेगा या जो 4 साल का या 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा है वो ज़्यादा जानेगा? एनेस्थीसिया पढ़ाया जाता है बच्चों को, अदर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, 1.5 साल का 2 साल का ये पढ़ते हैं। नर्सिंग में क्या है, 1.5 घंटे का टॉपिक है। कहाँ से अब कहाँ तक पहुँच गई है फाइल? देखो, अभी जो अभी लास्ट बात हुई थी तो वो फाइनेंस में फाइल बता रहे थे कि फाइनेंस में अटकी हुई है, बस यहाँ तक का पता है। कितने छात्र हो पूरे राजस्थान से? देखो, राजस्थान में अगर ये 2015 से कोर्स चला हुआ रहा है, अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस सेशन की, करीबन 7 से 8 हज़ार बच्चों के न्यू एडमिशन्स हुए हैं, सारे डिप्लोमा कोर्सेज में मिला के। 1 साल के बता रहा हूँ, इस साल के, ठीक है। राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन दे रखा है करीबन 110 कॉलेजों के समथिंग, जिसमें सारे कोर्सेज चल रहे, किसी पास 50 सीट, किसी पास 100 सीट है। तो पूरे राजस्थान में 7 से 8 हज़ार बच्चों के इस साल एडमिशन हुए हैं। क्या स्कोप है? अगर बच्चा वहाँ से नौकरी करके आता है, सरकार नहीं देती भर्ती, तो फिर उसके अलावा क्या स्कोप? क्या चीज़? कोर्स कर लिया, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, अब क्या स्कोप है? स्कोप यही, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत दयनीय हालत है, बच्चे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। आप बायोलॉजी लेते हो, 12th बायोलॉजी से पास करते हो, अच्छे नंबर से पास करते हो, मेडिकल फील्ड में आते हो, 2 साल का या 4 साल का आप कोर्स करते हो, उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाते हो, वार्ड बॉय से कम आपको सैलरी दी जाती है। तो ये फिर उसका पढ़ने का क्या मतलब रहा, बताइए आप? पढ़ने का क्या मतलब है? 1-1.5 लाख रुपए इसकी फीसेज हैं, फीस खर्च टोटल कर कोर्स की? टोटल कोर्स की इस टाइम फीस जो है 1,05,000 रुपये है। और रहने का, खाने का वो अलग है। 2 से 3 साल स्टूडेंट बाहर रह के रहता है तो उसका 2 से 3 लाख रुपए खर्चा होता है। और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो जाता है उसको 5,000 रुपये, 7,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बताओ उसको वो कैसे वो अपना गुजारा कर पाएगा? वो बेरोजगार ही होगा, वो किसी और गलत लाइन में जाएगा। एक चीज़ और, जो डिग्री कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे बीए कर लिया, कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, ये जो कोर्सेज होते हैं, इनके बाद इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है या स्टाइफंड दिया जा रहा है, जो बेरोजगारी भत्ता जिसका नाम दे रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या डिप्लोमा के छात्र कैपेबल नहीं है? उन्होंने 12th कर ली, उसके बाद में अगर आप बीएससी करते हो या बीए करते हो, 2-3 साल का बीए बीएससी होता है, तो 4 साल का ये कोर्स कर रहे हैं, आप इनको उसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, उसमें इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड नहीं है, कोई भी इंक्लूड ना। डिप्लोमा का बच्चा, शिक्षा तो मानी जाती है कि शिक्षा ही नहीं मानी जाती? शिक्षा मानी जाती है, लेकिन कहीं भी आप जाते हो जो डिप्लोमा करते हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है कि ये तो स्किल कोर्स है। अरे स्किल कोर्स कहाँ से है? 4 साल का आप कोर्स करवा रहे हो, लास्ट में आप नाम दे रहे हो स्किल कोर्स। स्किल कोर्स वो होते हैं जो 1.5 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होता है, इसको स्किल कोर्स बोला जाता है। 2 साल का, अगर मैं मेडिकल कॉलेज से डिग्रीधारी हूँ, मेरे को आर्यूचर्स मेडिकल कॉलेज ने और मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डिग्री दे रखी है, अगर वो उन्होंने डिग्री दे रखी है, मेरा स्किल कोर्स कहाँ से हुआ? स्किल कोर्स होता है 1.5-2 महीने का कंप्यूटर का डिग्री धारक हो आप, डिग्री धारक हो, ठीक है।
देखिए, ये पैरामेडिकल के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से केवल ये मांग है कि 2014 के अंदर जो इनको कोर्स को अलाइड किया गया, कोर्स को मान्यता दी गई और फिर ये कहा गया कि अगर ये कोई कोर्स करेगा तो उस कोर्स को करने के बाद में उसको नौकरी दी जाएगी। 14 से 24 तक का समय जो है वो निकल चुका है, 10 साल का समय निकल चुका है। अब इनके आगे समस्या ये है कि अब ये जाएं तो जाएं कहाँ। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 5,000 से 7,000 की नौकरी मिलती है, वार्ड बॉय से नीचे की नौकरी है, जबकि ये डिग्री धारक हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो आज इनसे बात करके सामने आई है वो ये कि क्या सरकार को इनकी कमी महसूस नहीं हो रही है क्या? ये जिस स्पेशलाइजेशन के अंदर अपनी डिग्री लेके आए हैं, वो स्पेशलाइजेशन चाहे डायलिसिस हो, चाहे ब्लड हो, चाहे ओटी हो, वहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। तो क्या सरकार के पास में ये सारी जानकारी मौजूद नहीं है क्या? क्या चिकित्सा विभाग इस जानकारी को ऊपर तक पहुँचाने में विफल हो रहा है क्या? क्यों 10-10 साल इंतज़ार होता है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों इन पढ़ने वाले छात्रों को ऐसे धरनों पे बैठना पड़ता है, ये इस व्यवस्था के ऊपर एक सवाल उठाता है। क्यों नहीं चलती है फाइल तेज़ी के साथ, जो इनका समय रहते काम हो जाए और ये अपना जीवन बेहतर कर सकें और 4 लोगों की मदद कर सकें, बेहतर कर सकें, इलाज की प्रक्रिया को सुगम और बढ़िया बनाया जा सके। सरकार तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो सरकार प्रयास करे कि इनकी मांग सुनी जाए, वैकेंसी निकाली जाए और इस कोर्स को जो बच्चे करके आए हैं उनके लिए भर्ती निकालकर इनको लिया जाए, जिससे राजस्थान की चिकित्सा सेवा बेहतरीन हो सके और राजस्थान देश में चिकित्सा सेवा में जो नाम बना चुका है वो नाम राजस्थान का बरकरार रहे। जुड़े रहिए, इनकी मांग को आप भी उठाइएगा। अगर आपके कोई सवाल या आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर भेजिएगा, हम इन तक भी पहुंचाएंगे और इनकी बात हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।